स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में स्टिमुलस को पढ़ने वाले हैं। जब हमारा इकोनॉमी संकट में होता है, स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है, तो इस स्थिति में आरबीआई द्वारा एक मिश्रित पॉलिसीज बनाई जाती है जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं। ये स्टिमुलस बनाने का मतलब यही होता है कि हमारे देश जो है मंदी से, महामंदी से, स्लो डाउन से आदि जैसी स्थितियों से बाहर निकले। अगर ऐसी स्थिति से बाहर ना निकला गया तो फिर हमारा स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो जाएगा और फिर हम खरीदते रहेंगे 200 रुपये किलो आटा। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टिमुलस को जानते हैं क्या होता है और इसके तहत कैसे कैसे नियम बनाए जाते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। कई बार अगर आपको डेफिनेशन में लिखने का मन करे भी तो लिख सकते हैं क्या है स्टिमुलस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बात हम समझते हैं कि स्टिमुलस एक पॉलिसीज है। इसे एक लिख दीजिए कि ये क्या है, ये पॉलिसी है। पॉलिसी, ये पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। और पॉलिसी के तहत क्या होता है? जब हमारा इकोनॉमी आर्थिक संकट में होता है, आर्थिक संकट, तो ये पॉलिसी के अंतर्गत हम आर्थिक संकट से बाहर निकलते हैं, यानी बाहर निकल पाते हैं। तो इसके डिफिनेशन में हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि स्टिमुलस आरबीआई के द्वारा बनाया गया एक कंबाइंड पॉलिसी। लिख लीजिए यहाँ, कंबाइंड पॉलिसी। एक कंबाइंड पॉलिसी है जो हमें आर्थिक संकट से बाहर निकालता है या फिर आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए इसे बनाया जाता है। तो ये हमें पढ़ना है विशेष रूप से दो पॉलिसीज़ के बारे में कि पॉलिसीज जो कंबाइंड पॉलिसी है इसमें दो तरह के पॉलिसीज आती हैं, ये क्या है। तो इसको हम यहाँ समझते हैं कि ये लिख देते हैं पॉलिसीज। और इसके अंतर्गत दो तरह के पॉलिसीज आती हैं जिसको पहला बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। इसको पॉलिसी स्टिमुलस बोल दीजिए, स्टिमुलस, क्योंकि स्टिमुलस लाया जाता है, स्टिमुलस। अब इसके बारे में जानना है कि स्टिमुलस के सहारे से हमारा इकोनॉमी बाहर कैसे निकलता है आर्थिक मंदी जैसे समस्या से। एक और बात, अगर आप रिसेशन, महामंदी, डिप्रेशन आदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया, इस पर आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, ताकि उसका समझ में आ जाएगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे संकट में रहती है। अब इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि उस संकट से बाहर कैसे आएगी। तो देखिए, जनरली होता क्या है कि जो मॉनेटरी स्टिमुलस होता है, इसके तहत दो नीतियाँ अपनाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि बैंक बोलता है कि हम अपने बैंक रेट को कम करेंगे। बैंक रेट को यानी ब्याज दर को समझ लीजिए, ब्याज दर को कम करेंगे, ब्याज दर को कम करेंगे, यानी ब्याज दर कम करेगा। बैंक रेट के बारे में हम पहले भी किसी वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टिमुलस यानी डिप्रेशन या महामंदी से, संकट से बाहर निकलने के लिए क्या क्या जरूरी है। हमारा किन्स का अर्थशास्त्र क्या कहता है कि एग्रीगेट डिमांड यानी एडी इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं जाके। किन्स का कहना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगी, और जब जीडीपी बढ़ेगी तो आर्थिक समस्या से हम निकल पाएंगे। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। जब ये चारों चीज़ बढ़ेगा तो ही तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तभी तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पे कि कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए पॉलिसी लाई जाती है दरअसल, ताकि हम मंदी से बाहर निकल सके। तो जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो बैंक ये उम्मीद करता है कि अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कर देते हैं? उनको ईएमआई भरना होता है, अपनी पर्सनल काम करनी होती है, वो गाड़ी खरीद लेंगे, कई सारे काम कर लेते हैं। लेकिन बैंक ये उम्मीद करता है कि लोग जो लोन लेंगे उससे वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे,
और इन्वेस्ट करेंगे जिससे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ कई बार होता नहीं है, तो इसको ज़्यादा कारगर माना नहीं जाता है। लेकिन एक और बात है, हम ये तो बैंक तो ये बोल दिया कि चलो हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट अगर कम करते हैं तो हमें पैसे भी तो देने हैं, क्योंकि जो लोग आएंगे बैंक से पैसे लेने उन्हें पैसे चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद ये ज़रूरी है कि वो बैंक में पैसे उपलब्ध कराए। पैसे उपलब्ध कराने का मतलब होता है जो लिखते हैं तरलता उपलब्ध कराए, यानी तरलता को बढ़ाए। देखिए तरलता एक समस्या होता होगा, लिक्विडिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जो लोग नहीं समझते होंगे तो समझिए लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिए कि लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए लिक्विडिटी का कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी विनिमय करेंसी जिसको हम किसी के भी साथ लेन देन कर सकें। कोई अंधा है, कोई बागड़ है, जो ऐसा भी है जिसके साथ आसानी से लेन देन हो सके। अगर मान लीजिए कि हम चेक ले जाते हैं, अगर चेक हम उस आदमी को देते हैं जिसको पता ही नहीं है कि चेक के बारे में क्या होता है, तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आप नोट लेके जाइए, करेंसी नोट लेके जाइए या फिर सिक्का लेके जाइए, जिसे वो हर कोई पहचानता है। तो जिस मीडियम एक्सचेंज से कोई भी आसानी से लेन देन कर सके उसको तरलता बोलते हैं। और तरलता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कैश। तो तरलता को बढ़ाना ये इस पॉलिसी के अंतर आता है। लेकिन तरलता बढ़ेगी कैसे? तो तरलता को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक से बॉन्ड खरीदता है। अभी बॉन्ड का मैटर फिर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए, बॉन्ड को समझ लीजिए। बॉन्ड का मतलब आप लोग पहले सुनेंगे कहीं, अगर आप लोग इतिहास वगैरह पढ़ेंगे तो एक हुंडी हुआ करता था। हुंडी जिसमें एक मान लीजिए कि कागजी दस्तावेज या नोट जैसा है, इस पर वो कुछ लिख के और साइन करके दे दिए कि चलो इतना का आज व्यापार हुआ, ये फिर कहीं आगे दिखाएंगे इनको उतना पैसा मिल जाएगा। इसी तरह एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉन्ड है, ये 100 रुपये का बॉन्ड है, इस पर ये बात लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट इस पर बढ़ता जाएगा और ये 10 वर्षों के लिए होगा। बॉन्ड में हम आगे के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि बॉन्ड क्या होता है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सिग्नेचर होगा जिस पे ये गारंटी देता होगा कि हम 10 वर्षों तक 10% इंटरेस्ट बढ़ा के देंगे। तो जब भी आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना होता है तो कमर्शियल बैंक से बॉन्ड खरीदता है। जब कमर्शियल बैंक से बॉन्ड खरीदेगा, इसका मतलब आरबीआई इनडायरेक्टली रूप में कमर्शियल बैंक को पैसा देगा कैश के रूप में, और उसके बदले बॉन्ड लेगा। बॉन्ड बाद में फिर जब हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो फिर जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होगा तो फिर बॉन्ड वहाँ से खरीद लेगा। तो इस तरह से होता है बॉन्ड का मैटर। तो तरलता बढ़ाने के लिए क्या करेगा? सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदेगा कमर्शियल बैंक से। तो ये बॉन्ड वाला मैटर समझ गए आप। अब इसको देखते हैं फिस्कल स्टिमुलस को, यहाँ लिख देते हैं फिस्कल स्टिमुलस। पहला था मॉनेटरी स्टिमुलस, दूसरा है फिस्कल स्टिमुलस। इसके अंतर्गत 3-4 चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान देते हैं। अगर फिजिकल स्टिमुलस में क्या होता है कि इसका जो भी खर्च होगा राजकोष से होगा। राजकोष कहने का मतलब है कि सरकार के पास जो पैसे होते हैं उनसे होगा। तो सरकार का क्या दायित्व बनता है इसमें? तो पहला काम तो ये करेगा कि वो बोलेगा कि चलो हम टैक्स कम कर देते हैं। अगर वो टैक्स कम करेगा, विशेषकर इसमें बात होता है इनकम टैक्स की यानी आयकर की, तो जब टैक्स कम करेगा तो क्या उम्मीद करता है कि अगर हम टैक्स कम करेंगे तो लोगों के पास पैसे अधिक बचेंगे, और जब पैसे अधिक बचेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमारे फिर आर्थिक स्थिति अच्छी होएगी। तो टैक्स बचता कैसे? मान लीजिए कि किसी के पास 100 रुपया है और वो 10% टैक्स भरता है, 10% टैक्स फिक्स है तो 10% टैक्स भरता है, तो क्या करेगा? इसके पास बचेगा 90 रुपये, 10 रुपये तो गया टैक्स में। फिर 90 रुपये में वो क्या करता है? कंजम्पशन करता है। मान लीजिए उसका खर्चा है 80% मान लीजिए खर्चा करता है, 20% सेविंग करता है। तो 80% खर्चा करेगा तो ये हो जाएगा 72 रुपीज़, और बच जाएगा कितना? 18 रुपीज़। लेकिन मान लीजिए कि अब यहाँ क्या करता है बैंक जो है, 10% जो इंटरेस्ट रेट पहले था उसको कम करके 5% कर देता है। जब 5% इंटरेस्ट रेट कर देगा तो फिर इसका बचत भी बढ़ जाएगा और सेविंग भी बढ़ जाएगा, सेविंग भी बढ़ जाएगा और कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या करेगा? मान लीजिए कि 5% इसको कर दिया इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, तो
तो इसका सेविंग ऑटोमेटिकली 90 से 95 हो गया, सॉरी इसके पास जो खर्चा करने वाला पैसे है। अब ये 5% में 80% तो इसमें जाएगा कंजम्पशन में, और फिर जो बचेगा वो इसमें जाएगा। तो 80%, 5 का 80% निकालिए, 4 रुपये आएगा, यानी कि कंजम्पशन इसका हो जाएगा इतना, और जो बचेगा 1 रुपया इसमें आ जाएगा। तो एक तरह से हम देख रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ सेविंग बढ़ रहा है। ऐसे सेविंग बढ़ता है तो ये बैंक की उम्मीद करता है कि इससे इन्वेस्टमेंट करने की उम्मीद होती है। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, उनका कहना है कि सरकार खर्चा भी करे कुछ, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए। सरकार कई क्षेत्रों में खर्चा कर सकती है, वो आपको लोन दे सकती है, या फिर आपके अनुसार आपको सब्सिडी दे के और आपसे बोल सकती है कि आप खर्चा कीजिए। इस तरह से कई तरह के खर्चा होते हैं, या फिर कई उद्योग स्थापित करवा सकती है। इस तरह के कई तरह के खर्चाएँ उम्मीद किया जाता है कि सरकार करे। और तीसरा बात करती है कि ये आपको निवेश पे सब्सिडी दे। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी क्या होता है? सरकार कहेगी कि देखो भैया, आप 1 लाख रुपया खर्च करो, 1 लाख रुपया अपना खर्च करके कोई उद्योग शुरू करो। 1 लाख रुपया तो खैर यहाँ एग्जाम्पल सही नहीं बैठता। वो कहेगी चलो आप 10 लाख रुपये खर्च करके कोई उद्योग शुरू करो। 10 लाख रुपये में हम आपको 3 लाख रुपये जो है अपनी तरफ से सब्सिडी देंगे, यानी आपको 7 लाख रुपये लगाना है अगर आप कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो। इस तरह से लोग जल्दी अपना उद्योग लगाएंगे। और ये कुछ नियम्स होती हैं, ये कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनके तहत हम आर्थिक मंदियों से निकल पाते हैं। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। ये स्टिमुलस एक पॉलिसीज है, कंबाइंड पॉलिसीज है जो हमें आर्थिक संकट से निकलने के लिए लाई जाती है, जो हमारे बीच आर्थिक संकट से निकलने के लिए लाई जाती है। तो ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है आप स्टिमुलस समझ गए होंगे, तो बन रही है इस वीडियो में। हाँ, अगर आप रिसेशन डिप्रेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो में लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।